एक तरफ किसानों को एमएसपी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि खेती किसानी को लेकर सरकार के हालिया फैसलों से एग्रीकल्चर इकोनॉमी बरसों की गुलामी से आजाद हो गई है। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के 95 सालाना बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत के किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को अपनाया जा रहा है। इससे भी सभी के लिए अवसर ही अवसर बढ़े हैं। पीएम मोदी ने बांस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए क्लस्टर्स बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिक्किम की तरह पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती का बहुत बड़ा हब बन सकता है। पीएम मोदी के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने से पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को मदद मिलने की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है। साथियों, किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। खेती किसानी में फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को इस वक्त ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि किसानों और रूरल इंडिया के लिए जो ये निर्णय लिए गए हैं, उसने देश की एग्री इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष। योगेंद्र जी, इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है इस सरकार की आदत हो गई है कि हर चीज को ऐतिहासिक बताते हैं। इतनी ऐतिहासिक बताते बताते ये सरकार खुद इतिहास न बन जाए, मुझे कई बार इसके बारे में लगता है। देखिए, जो 3 अध्यादेश आए हैं उनके बारे में पहले हम बुनियादी रूप से ये समझें कि क्या इन तीनों अध्यादेशों का इस देश में फिलहाल जो संकट है और किसानों की जो समस्या है उससे कोई भी लेना देना है क्या? अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद सत्र में नहीं होती है, लेकिन किसी चीज की इतनी एकदम इमरजेंसी जरूरत है तो उसको अध्यादेश के जरिए लाया जाता है। अब मुझे कोई बता दे कि ये जो 3 अध्यादेश सरकार लाई है, पहला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में, दूसरा एपीएमसी को खत्म करने के बारे में, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने के बारे में, इसका कोरोना वायरस से, इसका लॉकडाउन से क्या कोई भी संबंध है? उत्तर है, इसके समर्थक खुद कहेंगे नहीं जी, इसका कोई संबंध नहीं है। तो पहली बात, इसको इस समय रिलीफ पैकेज में दिखाने की जरूरत क्यों है? दूसरा सवाल ये है कि इसका संवैधानिक आधार क्या है? भारत का संविधान कहता है कि कृषि पे कानून बनाना राज्य सरकार का अधिकार है। तो जितने भी एपीएमसी के कानून है राज्य सरकारों ने बनाए हैं। अब आप एपीएमसी को बाईपास करना चाहते हो तो भाई उसमें राज्य सरकार को कुछ करना होगा ना। राज्य सरकार को कैसे बाईपास कर दिया गया, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। तो ये तो एक संवैधानिक और तकनीकी अधिकार है। आपने नोटिस किया होगा अनिका जी कि इस देश के एक भी किसान संगठन ने, जितने तमाम बड़े बड़े संगठन हैं, एक भी किसान संगठन ने ना इन तीनों चीजों की मांग की थी, ना ही इन तीनों चीजों का समर्थन किया है। तो भाई ये कैसी ऐतिहासिक चीज है जिसके बारे में किसान संगठन उत्साहित नहीं है, जो राज्य सरकारें जिसके बारे में उत्साहित नहीं है, और जिसको अचानक एक इमरजेंसी के अंधेरे में पिछले दरवाजे से लाया जा रहा है। ये मामला इतना आसान तो नहीं लगता मुझे। यानी आपको टाइमिंग इसकी बहुत महत्वपूर्ण लग रही है कि ये कोई टाइम नहीं था इसको इस तरह से लाने का और ये बोलने का कि ये हमने खास तौर से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। ये बताइए कि इससे छोटे और सीमांत किसानों पर किस तरह का असर, किस तरह का उनका भविष्य देखते हैं आप? तो एक तो टाइमिंग का मामला हुआ। अब टाइमिंग को भूल जाइए। अब हम सोचते हैं कि चलिए ये 3 कानून मान लीजिए संसद ने सामान्य पारित किए होते तो इसके बारे में क्या हमारी नीति है। पहली बात, जो कानून एक तो एसेंशियल कमोडिटीज वाला है, उसमें मैं मानता हूं अच्छा ही काम हुआ। उसके अंदर कुछ थोड़ा सा खोल दिया गया, अच्छी बात है। और इससे जो एक अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन 60 के जमाने से लगी हुई थी वो हट गई, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी 2 कानून हैं, पहला जो कि दरअसल एक तरह से एपीएमसी को बाईपास कर देता है, जो अनाज मंडियां एपीएमसी के नाम से देश भर में बनी हुई हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है। इसका क्या असर होगा? इसका एक बहुत खतरनाक असर जो हो सकता है वो ये है कि जो मंडी की पूरी व्यवस्था है ये कोलैप्स कर जाएगी। इसका कोलैप्स करने से क्या होगा, इसकी आपको अनुमान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिहार चले जाइए,
बिहार में एपीएमसी 2006 में खत्म कर दी गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां पर आपको एपीएमसी दिखाई नहीं देती है। अगर वो स्थिति है तो वहां पे क्या छोटे किसान को बेहतर दाम मिल रहे हैं? मैं खुद इस इलाकों में घूमा हूं। जिन इलाकों में एपीएमसी नहीं है वहां किसान टुकुर टुकुर करके देखता है कि अरे भाई एपीएमसी जैसी कोई जगह हो तो मुझे 4 पैसा मिल जाए। तो जिसका मतलब है एपीएमसी व्यवस्था में कमियां हैं, लेकिन एपीएमसी को खत्म करने से उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। और तीसरा जो अंतिम कानून अध्यादेश जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कमियों को मानते हुए ही बोला गया है कि शायद अपनी व्यवस्था को ये चौक चौबंद करेंगे, दुरुस्त करेंगे, कंपटीशन सामने आएगा तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। कंपटीशन का जो ये तरीका है, ये नजरिया है, आपको कितना सही लगता है? एपीएमसी में सुधार की आवश्यकता थी, है, ये हम सब हमेशा कह रहे हैं। अगर उसमें किसी चीज में कंपटीशन आ जाता तो अपने आप में बेहतर होता, लेकिन ये कैसा कंपटीशन होगा? कंपटीशन ये होगा कि एपीएमसी के अंदर किसान पे 5%, 6% टैक्स और ये सब लग रहे होंगे और बाहर बिल्कुल फ्री होगा। तो जाहिर है बाहर वालों के पास एक एडवांटेज होगा। बाहर का जो खुला व्यापार होगा उसमें किसान उसके मुकाबले में एपीएमसी टिक नहीं पाएंगी। 2 साल तक एपीएमसी पिट जाएंगी। तीसरे साल जब एपीएमसी का ढांचा टूट जाएगा उसके बाद बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी, तब उनको कोई रोकने वाला होगा नहीं। तो एपीएमसी में सुधार की जरूरत थी बजाय कि एपीएमसी को खत्म करने की। और ये वाला जो कानून है ये लगभग एपीएमसी को खत्म कर देगा। योगेन जी, आपका ही ट्वीट था, आपने बोला कि ये जो अध्यादेश हैं इनसे एग्रीकल्चर में तो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आ जाएंगे मगर किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने दरअसल मुहावरे का इस्तेमाल किया था। पिछले 70 साल से इस देश के अंदर कृषि नीतियां ऐसी हो रही हैं कि हमारा कृषि मंत्री खड़े होकर कहते हैं उत्पादन बढ़ गया है, फला हो गया है, बस कृषि का फायदा हो जाता है, कृषि में बढ़ोतरी होती है, किसान की आमदनी कम हो जाती है। और मैंने कहा था ये एक और चीज है, हो सकता है इससे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ जाए। ये जो आखिरी चीज जिसकी हमने चर्चा विस्तार से नहीं की वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि बड़ी कंपनी अब आके सीधा 10,000 एकड़ 20,000 एकड़ जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेगी, उस पर खेती करेगी। हो सकता है देश में खेती की पैदावार इससे बढ़ जाए, हो सकता है हमारी फूड मार्केट ज्यादा स्मूथ हो जाए, उसमें सप्लाई चेन बेहतर हो जाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या किसान को इससे कुछ मिलेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम अगर आता है तो क्या छोटे और मझोले किसान को कुछ मिलेगा? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, बटाई पे ठेके पे खेती कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? ये तो सब दरकिनार हो जाएंगे। जो आज बटाई पे खेती कर रहा है उसे तो मजदूर के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे छोटे मजदूले और जो बिल्कुल मार्जिनल किसान हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा, उनको दरअसल इससे बहुत नुकसान हो सकता है। मैं फिर आपको कहूं अनिका जी कि मैं इस व्यवस्था में सुधार का पक्षधर हूं। एपीएमसी में सुधार होने चाहिए और ये जो बटाई पे ठेके पे खेती हो रही है उसको कानूनी स्वरूप देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो करने की बजाय ऐसे सुधार करना, वो भी एक कोरोना वायरस की आड़ लेके, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए पिछले दरवाजे से लाके, ये तो देश की कृषि के लिए, खासतौर पे देश के किसान के लिए, क्योंकि मेरे लिए पैमाना सिर्फ यही है कि क्या इससे किसान की आमदनी बढ़ती है, क्या इससे किसान की खुशहाली बढ़ती है, वो मुझे होती दिखाई नहीं दे रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, बातचीत के लिए, धन्यवाद।